मेरी पत्नी अर्पिता एक साधारण, कम पढ़ी लिखी घरेलू औरत थी जो मुझे कभी पसंद नहीं थी। दूसरी ओर उसकी छोटी बहन, मेरी साली अनन्या, न केवल बेहद पढ़ी लिखी थी बल्कि आकर्षक और बुद्धिमान भी थी। मुझे यह पता था कि वह भी मुझे पसंद करती थी। एक दिन जब अर्पिता छत पर कपड़े सुखाने गई तो मैंने मौके का फायदा उठाकर उसे छत से धक्का दे दिया। उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद मैंने अनन्या से शादी करने का मन बना लिया और घर वालों को इसके लिए राजी कर लिया। लेकिन जैसे ही शादी की रस्म शुरू होने वाली थी, अचानक घर का दरवाजा खुला। एक पुलिस अधिकारी अंदर आया और उसके पीछे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आई। उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी। आज का दिन खास था। 3 महीने की कोशिशों के बाद मैंने अपने परिवार को अनन्या से शादी के लिए मना लिया था। मैंने सबके सामने यह दिखाया कि अर्पिता की मृत्यु ने मुझे तोड़ दिया है और इसीलिए मैंने शादी में इतना वक्त लिया। लेकिन सच तो यह था कि मैं अनन्या, जो सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार थी, से शादी करने के लिए घर वालों को मनाने में लगा था। आज वह कोशिश रंग लाई थी। मैंने शादी को भव्य बनाने का फैसला किया। अनन्या मेरे इस फैसले से बेहद खुश थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वह सपनों की दुनिया में थी। मैं अपनी इच्छाओं के पीछे इस कदर बह गया था कि मैं अपने किए गए गुनाह भूल चुका था। मैंने सोच लिया था कि मुझे ऐसी ही औरत के साथ जिंदगी बितानी है, जो न केवल सुंदर हो बल्कि बुद्धिमान भी। इस चाहत को पूरा करने के लिए मैंने हर सीमा लांघ दी थी। रात के 9 बज रहे थे। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। समारोह होटल में तय हुआ था। मैंने अनन्या के लिए महंगा और खूबसूरत लहंगा खरीदा था। कीमत मेरे लिए मायने नहीं रखती थी। उसकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ थी। उसने मेरा हर कदम पर साथ दिया था और आज हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे थे। मेहमानों की भीड़ जमा थी। मैंने पैसे पानी की तरह बहाए। घर वाले भले ही मेरे फैसले से सहमत थे, लेकिन उनके चेहरों पर हल्की नाराजगी साफ दिख रही थी। फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज किया। मैं अब कोई गलतफहमी या नाराजगी नहीं चाहता था। होटल में कदम रखते ही मेरी खुशी 7वें आसमान पर थी। शादी की तैयारियां देखकर मुझे लगा कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जो चाहता हूं उसे हासिल कर सकता हूं। होटल को खूबसूरती से सजाया गया था। मेहमान मंच के पास इकट्ठा हो रहे थे और समारोह शुरू होने वाला था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने जिंदगी में पहली बार सही रास्ता चुना हो। मैंने खुद को कभी इतना जीवंत और खुश नहीं पाया था, लेकिन मेरे इस उत्साह ने मुझे मेरे अपराध की गहराई भुला दी थी। मैंने अपने मन से सारे डर और अपराध बोध को निकाल फेंका और शादी की रस्म के लिए तैयार हो गया। जैसे ही शादी की रस्म शुरू की, अचानक हलचल मच गई। होटल का प्रबंधन तेजी से मेरी ओर बढ़ा। मैं सतर्क हो गया और नजरें घुमाकर देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। तभी मेरा दोस्त मेरे पास आया और गंभीर स्वर में पूछा, तुमने क्या किया? मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरी सारी खुशी पल में धूल में मिल गई। होटल प्रबंधन के लोग मेरे करीब आए और मैंने बेचैनी से उनसे इस हंगामे की वजह पूछी। उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया, जहां पुलिस की एक टोली मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं स्तब्ध रह गया। पुलिस अधिकारियों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि आप मेरी शादी का समारोह बर्बाद करने आए हैं? लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दीं। मैंने खूब विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि यह सब मैडम के आदेश पर हो रहा है। कौन सी मैडम? मैंने गुस्से और हैरानी से पूछा। उसने सामने की ओर इशारा किया। मैंने देखा, 2 सुरक्षाकर्मियों के बीच एक औरत धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। उसे देखते ही मेरी सांसें थम गईं, क्योंकि वह कोई नहीं बल्कि मेरी पत्नी अर्पिता थी। ये कैसे संभव था? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। वह मेरे सामने आई, मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरी दुनिया उलट-पुलट हो गई। जिसे मैंने अपने रास्ते से हटाने के लिए इतना बड़ा अपराध किया था, वही अब मेरे सामने खड़ी थी, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के रूप में। मैंने जिसके लिए गड्ढा खोदा था, मैं उसी में गिर चुका था।
मैं हैरानी और डर के सागर में डूब गया। ये सब कैसे हो सकता था? क्या यह कोई भ्रम था या मैं वाकई इस हकीकत में फंस चुका था? वह मेरे करीब आई और मेरे कान में धीरे से बोली, तुमने जो किया उसकी सजा अब शुरू होगी। उसकी बातें मेरे दिल को चीर रही थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सारे अपराध मेरे सामने एक सशक्त औरत बनकर खड़े हो गए हों, जो मुझे बर्बाद करने को तैयार थे। मेरा नाम राहुल है। आज मैं अदालत के कटघरे में खड़ा हूं, अपने अपराधों का इकबाल करते हुए। मैंने अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हुए ऐसा अपराध किया जिसे मैंने कभी गलत नहीं माना। लेकिन अब वही अपराध मेरे सामने खड़ा मेरा मजाक उड़ा रहा था। ये मुझे सिखा रहा था कि इंसान का किया हुआ गुनाह किसी न किसी रूप में उसका पीछा जरूर करता है। मैं एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था। मेरे दादाजी की जायदाद थी और मेरे पिता को इस पर बहुत गर्व था। उनकी शादी एक साधारण घरेलू औरत से हुई थी। माँ ने हमेशा घर को बखूबी संभाला और पिता उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मैं उनका इकलौता बेटा था। कुछ कारणों से मेरे कोई भाई बहन नहीं थे और माँ ने इस बात को धैर्य के साथ स्वीकार किया था। पिता को फिजूल खर्ची की आदत थी। उन्होंने कभी अपने कारोबार या पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। दादाजी और दादी उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन पिता को आराम पसंद था। वे हमेशा सोचते थे कि दादाजी की जायदाद पर ऐश करते रहेंगे। कुछ समय तक ऐसा ही रहा, लेकिन जब दादी की जायदाद पर किसी की नज़र लगी, तो मुश्किलें शुरू हो गईं। पिता सबसे छोटे बेटे थे, इसलिए दादी के लाडले थे। उनके नाम सिर्फ कुछ एकड़ ज़मीन बची थी, जिसके किराए से घर चलता था। माँ समझदार और अनुभवी थीं। उन्होंने मेहनत से पैसे जोड़े और एक दुकान किराए पर ली। पिता की कुछ बुरी आदतों ने हमें मुश्किल में डाला, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। दादी के देहांत के बाद हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन माँ की मेहनत और किसी तीसरे की मदद से हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी परवरिश पर पूरा ध्यान दिया, लेकिन मेरे स्वभाव में जो खामियां थीं, उन्हें कोई शिक्षा या परवरिश नहीं सुधार सकी। माँ और पिता दोनों ने मुझे बहुत लाड प्यार दिया। मेरी हर इच्छा को पूरा करना उनका फर्ज था। माँ मुझे समझाती थीं, लेकिन साथ ही मेरी गलतियों पर नज़र भी रखती थीं। फिर भी मैंने उनकी सिखाई ईमानदारी, वफादारी और इंसाफ की बातों को भुला दिया। मैंने एक ऐसा अपराध किया जिस पर मुझे न पछतावा हुआ न शर्मिंदगी। मैंने अपनी मंजिल पाने की ठान ली थी और उसमें मैं सफल भी हो गया था, या शायद मुझे ऐसा लगा था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। माँ ने पिताजी के देहांत के बाद कई मुश्किलों का सामना किया था। इनमें सबसे बड़ी थी पिताजी के भाई बहनों की आलोचना। वे चाहते थे कि माँ उन्हें यह घर और पैसे दे दें, लेकिन पिताजी ने माँ से पहले ही वसीयत कर दी थी कि उनके बाद ये घर माँ का होगा। उन्होंने कहा था, हम जानते हैं कि हमारा बेटा राहुल ने कुछ नहीं कमाया और इसने तुम्हें पूरी जिंदगी दुख ही दिया। इसने कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद इस घर की देखभाल तुम करो। भगवान हमारे बाकी बच्चों की आमदनी और खुशहाली बनाए रखे। लेकिन मैं उनके खिलाफ हो गया। मैंने मुश्किलों से भी कोई सबक नहीं सीखा। मैंने यह समझ लिया कि माँ की अच्छी साख पर दाग लगेगा, और मैं वहीं करता चला गया जो मेरे मन को भाया। मैंने यह भी नहीं सोचा कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, बल्कि मेरे हिसाब से तो मैंने हर काम इतने गुप्त तरीके से किया कि कोई भेद न खुल सका। लेकिन मेरी जिंदगी में जो हादसा हुआ, उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए न सिर्फ शर्मसार किया, बल्कि पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मुझे अपनी शर्मिंदगी से ज्यादा अपनी बर्बादी का अफसोस था। दिन गुजरने लगे। मैंने उच्च शिक्षा हासिल कर ली थी। माँ को अब मेरी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पहले से ही चुन रखी थी। एक दिन जब मैं काम से थककर घर लौटा, तो माँ ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई और मेरी राय मांगी। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी शिक्षा भले ही सामान्य थी, लेकिन वह और पढ़ने की कोशिश कर रही थी। माँ ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया। मैंने तुरंत अपनी सहमति दे दी, क्योंकि उस वक्त मैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ा था। लेकिन यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। माँ ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दीं और मैं भी उत्साहित हो गया।
कि शायद जिंदगी में कुछ सुकून और स्थिरता आएगी। मुझे लगता था कि मेरी अपनी एक फैमिली होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सुकून और ठहराव बस कुछ पलों का खेल है, और इसके बाद मेरी जिंदगी में ऐसी अशांति मचेगी जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। माँ ने कई बार कहा कि मुझे अपनी होने वाली पत्नी अर्पिता से मिल लेना चाहिए। मुझे उन पर भरोसा था, इसलिए मैंने मुलाकात पर जोर न दिया और सोचा कि माँ ने जो फैसला लिया है वह सही ही होगा। लेकिन मैं गलत था। अगर मैं माँ की बात मानकर अर्पिता से पहले मिल लेता, तो शायद आज जो कुछ मैंने किया वह न करता और मैं अपराधी न कहलाता। शादी का दिन नज़दीक आते ही मैं बहुत उत्साहित था। मैंने अर्पिता की तारीफें सुनी थीं, और ये तारीफें माँ के मुंह से थीं। माँ ने कहा था कि अर्पिता वैसी ही गुणों वाली होगी जैसी तारीफ की गई है। लेकिन मैं गलत था। कमी अर्पिता में नहीं, मुझ में थी, मेरे चरित्र में, जिसने मुझे यह दिन दिखाया। वह एक खूबसूरत शाम थी। मैं जवानी के जोश में डूबा हुआ था, क्योंकि आज मेरी शादी थी। इसे यादगार बनाने के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा था। अपने कमरे को खूबसूरती से सजाया था और अपनी दुल्हन के स्वागत के लिए कई तैयारियां की थीं। जब मैं शादी हॉल में अर्पिता के पास जाकर बैठा, तो वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने शानदार लहंगा पहना था। मुझे पता चला कि वह अपनी माँ के देहांत के बाद अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाकर अपने पिता के साथ मिलकर उनका पालन पोषण कर चुकी थी। उसने कम उम्र में ही अपने भाई बहनों की पढ़ाई और परवरिश पूरी की, और अब मेरे साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। तभी मेरी नज़र उसके पास खड़ी उसके एक रिश्तेदार पर गई। मैं स्तब्ध रह गया। उसके हुस्न ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। मैंने तुरंत माँ से पूछा, यह कौन है? माँ ने मुस्कुराकर बताया, ये तुम्हारी सबसे छोटी साली अनन्या है। वह पढ़ी लिखी है, बहुत खूबसूरत है और डॉक्टर है। उस पल मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लिया था। अनन्या मुझे हर तरह से परफेक्ट लगी। खूबसूरत, पढ़ी लिखी, बात करने का तरीका, और सबसे बड़ी बात, वह एक डॉक्टर थी। मैं खुद भी पढ़ा लिखा था और हमेशा चाहता था कि मेरी पत्नी भी वैसी ही हो। अर्पिता ने भले ही कुछ शिक्षा हासिल की थी, लेकिन वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं उसी दिन से अर्पिता से नफरत करने लगा। शादी को एक दिन भी नहीं बीता था, मैंने शादी की पहली रात को भी तबीयत खराब का बहाना बनाकर टाल दिया। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी की पहली रात यादगार बने, लेकिन अर्पिता इतनी धैर्यवान थी कि उसने मेरे इस व्यवहार पर कोई शिकायत नहीं की। वह हमेशा मेरी खुशी के लिए सिर झुकाकर मेहनत करती रही। शादी के तीसरे दिन मैंने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। वह मुझे उदास नज़रों से देखती, और मैंने उससे कहा कि यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। वह चुपचाप मेरी बात सुनती और मेरे लिए हामी भरती, लेकिन उसकी उदासी साफ दिखती थी। मैंने कभी जाहिर नहीं किया कि मैं उसकी बहन अनन्या को पसंद करने लगा हूँ, लेकिन शायद उसने मेरे व्यवहार से यह भांप लिया था। अक्सर वह रोती हुई दिखती थी, अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती। मैं उसके इस व्यवहार से तंग आ चुका था। मैं उससे नाराज होने लगा कि मैंने शादी की और वह मेरे सामने इतनी आज्ञाकारी बनी रहती है। मैंने उससे कहा कि मुझे उसकी मासूमियत से कोई मतलब नहीं। वह मुझे देखती जैसे मैं कोई बहुत नेक इंसान हूँ। शादी के एक महीने बाद मैं मजबूर हो गया और उसे पत्नी के अधिकार दिए। वह मेरी इस हरकत से इतनी खुश हो गई कि उसे लगा मैंने उसे सचमुच स्वीकार कर लिया। लेकिन यह मेरी मजबूरी थी, जिसे वह प्यार समझ बैठी। वह मेरी सेवा करती, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मैं चाहता था कि वह अनन्या जैसी हो, पढ़ी लिखी, आधुनिक और बुद्धिमान। मेरे दिल में अर्पिता के लिए नफरत बढ़ती गई। जितना वह मेरे करीब आने की कोशिश करती, उतना ही मैं उससे दूर होता गया। वह मेरी नफरत को समझ नहीं पाई और हर बार मुझे खुश करने की कोशिश में लगी रहती। लेकिन मैंने उसे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। एक दिन, जब उसे अपने मायके जाना था, मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा कि वह मेरे साथ चले, क्योंकि मुझे अनन्या से मिलना था। ऐसा ही हुआ। मैं अर्पिता को साथ ले गया और अनन्या के सामने अपने दिल का हाल खोल दिया। मैंने कहा, तुम्हारी बहन को घर और घरेलू कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती।
अनन्या मेरे दिल को बहलाने की कोशिश करती थी। उसने कभी मुझे नाराज नहीं किया, लेकिन मेरी नीयत में खोट था और उसी खोट की वजह से मैंने अर्पिता को अपमानित करते हुए अनन्या के सामने अपने दिल की बात रख दी। मुझे लगा कि अब सब कुछ हो गया। अनन्या ने मेरे सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसने मुझे डांटने या बुरा भला कहने के बजाय कहा, मैं भी सोचती हूँ कि दीदी तुम्हारे लायक नहीं। तुम पढ़े लिखे हो, अच्छा काम करते हो और देखने में भी अच्छे हो। तुम उनके साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठते। अगर तुम उन्हें तलाक दे दो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन यही मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। अगर मैं तलाक देता तो किस आधार पर? अनन्या ने मुझे सलाह दी कि मैं अर्पिता को ताने मारना शुरू कर दूं कि वह कम पढ़ी लिखी है। मैंने ऐसा ही किया। मैंने उससे कहा, तुम जैसी घरेलू औरत मेरे सपनों में कभी नहीं थी। वो मेरी बातें सुनकर चौंक गई, लेकिन उसने धैर्य की चादर ओढ़ ली। मैं चाहता था कि किसी तरह उसे छुटकारा मिले। अनन्या हर बार अर्पिता की तरफदारी करती और मुझे बुरा भला कहती। एक बार वह रो पड़ी और बोली, अर्पिता को आजमाने की कोशिश मत करो। अगर उसने भगवान से तुम्हारी शिकायत की तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बादी की ओर धकेल दिया। अर्पिता अब खामोश रहने लगी थी और मुझे अपनी हरकतों का कोई फल नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने अनन्या के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उस पर अमल करने की ठान ली। वह दिन आ ही गया जब मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ली और तैयार हो गया। मुझे पता था कि हफ्ते में एक खास दिन अर्पिता कपड़े धोती है और छत पर सुखाने जाती है। मैंने एक खतरनाक योजना बनाई और उसे अंजाम देने के लिए जल्दी घर लौट आया। घर में कदम रखते ही मुझे पता चला कि अर्पिता छत पर है, कपड़े सुखा रही है। वह इस काम को खुद करना पसंद करती थी। उस वक्त माँ भी घर पर नहीं थी, शायद किसी पड़ोसी के यहाँ गई थीं। ये मेरे लिए सुनहरा मौका था। सबसे पहले मैंने अनन्या को फ़ोन किया और कहा, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हटने वाला है। तुम तैयार रहो, जल्द ही तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। वह हैरान हो गई। मैं चुपके से छत पर पहुंचा। अर्पिता मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मैंने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए उसे जोर से धक्का दे दिया। बारिश की वजह से छत गीली थी और वह अपना संतुलन नहीं रख सकी। छत की दीवारें छोटी थीं और वह आसानी से नीचे गिर गई। मैंने जानबूझकर उसे धक्का देकर गिराया और मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था। हमारी शादी को 6 महीने ही हुए थे। मैंने रोते हुए शोर मचाना शुरू किया, मेरी पत्नी नीचे गिर गई। लोग भागते दौड़ते आए। मैंने उसे अस्पताल पहुंचाया और अनन्या को खुशखबरी दी कि अब हमारी राह का कांटा हट गया है। डॉक्टर ने बताया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने रोने धोने का ऐसा नाटक किया कि लोग मेरे प्यार को देखकर दंग रह गए। लेकिन हकीकत यह थी कि मुझे अर्पिता से प्यार नहीं, नफरत थी। डॉक्टर के मुताबिक उसका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और हड्डियां टूट गई थीं। उसे गुस्ल देकर दफना दिया गया। मैंने सोचा, अब मैं आज़ाद हूँ। माँ को इस हादसे से गहरा सदमा पहुंचा। वह अपनी बहू से बहुत प्यार करती थीं और मेरे अपराध से अनजान थीं। मैंने भी दुख का गहरा नाटक किया और कफन दफन का सारा इंतजाम किया। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि उसकी हालत ऐसी नहीं कि कोई उसका चेहरा देख सके, इसीलिए किसी को उसकी शक्ल नहीं दिखाई गई। ये माजरा खत्म हुआ। अर्पिता के देहांत को 3 दिन बीत चुके थे। मैंने हर मौके पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि इस गुनाह को अंजाम देने वाला मैं ही था। मैं ऐसे अपराध में डूब गया था जिसका मुझे एहसास तक नहीं था, लेकिन जल्द ही मुझे इसकी सज़ा मिलने वाली थी। मैं बेखबर था। 3 दिन बाद मैं ऑफिस चला गया और उसी दिन अनन्या को फ़ोन करके कहा, जल्द ही हम दोनों एक हो जाएंगे। वह मेरे इंतज़ार में थी। उसने अपनी बहन की मौत पर औपचारिक दुख जताया, लेकिन मेरे लिए उसका साथ ज़रूरी था। उसने अपनी बहन की मौत को भुलाकर मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करने का दबाव डाला। रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन मैं इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकता था। अर्पिता की मौत का राज छुपाने के लिए मैंने अनन्या से सब्र करने को कहा और 3 महीने की मोहलत मांगी।
उसे यह समय बहुत ज्यादा लगा, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि इन 3 महीनों में वह मेरी हो जाएगी। मैंने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। 3 महीने के अंदर मैंने मां को मनाना शुरू किया। मैं जानबूझकर उदास रहता ताकि लोग मान लें कि मुझे दूसरी शादी की जरूरत है और मुझे ऐसी औरत चाहिए जो मुझे संभाल सके। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन घर वाले मेरी शादी के लिए राजी नहीं थे। मैंने उन्हें समझाया कि अनन्या अर्पिता जैसी ही होगी, क्योंकि दोनों बहनें हैं और उनकी आदतें मिलती-जुलती होंगी। लेकिन माँ ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया और कहा, अभी तुम्हारी पत्नी को गए कितने दिन हुए हैं कि तुम दूसरी शादी की बात कर रहे हो? मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे ताने दिए कि अगर शादी करनी है तो किसी और से करो। अनन्या को चुनना हमारे खानदान की परंपरा के खिलाफ है। मुझे अपने परिवार की सलाह से सख्त नफरत हो गई थी। मैंने ठान लिया कि मैं अनन्या से ही शादी करूंगा। 3 महीने की मेहनत के बाद मैंने सबको मना लिया। मैंने ऐसी दलीलें दी कि वे सहमत हुए बिना न रह सके। मैंने शादी पर दिल खोलकर खर्च किया, क्योंकि अनन्या मुझे बहुत पसंद थी। वह भी बेहद खुश थी। उसके घर वाले हैरान थे, लेकिन मेरे दामाद बनने की छवि ने उन्हें मेरी दूसरी बेटी सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि मैं उनकी बेटी का कातिल हूं। वह दिन आ गया। मैंने शेरवानी पहनी, मेहंदी की थाली सजाई और पैसा पानी की तरह बहाया। बारात लेकर हॉल की ओर निकल पड़ा। अनन्या, जो अब मेरी पत्नी बनने वाली थी, बेहद खुश थी। हम दोनों एक खूबसूरत जिंदगी का सपना देख रहे थे, क्योंकि मेरे रास्ते का कांटा हट चुका था। लेकिन हमें क्या पता था कि कुदरत ने हमारे लिए क्या लिख रखा था। हम अपनी दुनिया में मशगूल थे और आसपास की किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मैं बारात लेकर पहुंचा। अनन्या को देखकर मेरी आंखों को सुकून मिला। उस पल मैं भूल गया कि मैं एक कातिल हूं। जैसे ही मैं मंडप में बैठा, तभी अचानक हंगामा मच गया। होटल का प्रबंधन मेरी ओर दौड़ा। मैं हैरान रह गया कि यह क्या माजरा है। जब वे मेरे पास पहुंचे, मैंने गुस्से से कहा, यहाँ मेरे ऑफिस के बड़े लोग आए हैं और आप हंगामा मचा रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है। लेकिन उनकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने कहा, आपने अपने अपराध से हमारे होटल की साख को नुकसान पहुंचाया है। आप यहां से चले जाइए, वरना हमें आपको बाहर निकालना होगा। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस ने मुझे हथकड़ी लगाने की कोशिश की। मैं चिल्लाया, ये क्या हरकत है? आज मेरी शादी है और आप इसे बर्बाद करने आए हैं। पुलिस ने कहा, हमें हमारी मैडम का आदेश है, आपको हमारे साथ चलना होगा। मैंने चीख कर पूछा, कौन है तुम्हारी मैडम? अनन्या भी घबरा गई थी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मेरी नज़र होटल के मुख्य दरवाजे पर पड़ी, जहां से एक औरत पुलिस के साथ आ रही थी। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। वह कोई और नहीं, अर्पिता थी। अनन्या ने भी उसे देखा और उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। हम दोनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। मेरा राज खुल चुका था। अर्पिता, जिसे मैंने छत से धक्का देकर मार डाला था, जिंदा मेरे सामने खड़ी थी। वह मेरी ओर बढ़ी और बोली, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। मैं अवाक रह गया। उसने हंसते हुए कहा, मैं मरी नहीं थी। तुमने मेरे मरे होने की बात मान ली। क्या तुमने मेरा मरा हुआ चेहरा देखा था? मैं वहीं बैठ गया। मेरा सारा खेल खत्म हो चुका था। मेरे हाथों में हथकड़ियां लग चुकी थीं। अर्पिता ने अनन्या को देखा और फिर मुझे। वह असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थी। उसने आदेश दिया, इन दोनों को जेल में डालो और हत्या के आरोप में मुकदमा चलाओ। अनन्या अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी, लेकिन अर्पिता ने उसे भी हथकड़ी पहना दी। मैं कुर्सी पर बैठकर सच बताने लगा। अनन्या रो रो कर बुरा हाल कर रही थी, लेकिन उसकी माफी का कोई फायदा नहीं हुआ। अर्पिता ने बताया, जब तुमने मुझसे नफरत जतानी शुरू की और मुझे ताने देने लगे, तो मैंने तुम्हारी माँ के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं का शौक था। मैंने रात रात जागकर पढ़ाई की। जिस दिन तुमने मुझे छत से धक्का दिया, उसी दिन मेरा परिणाम आया था। मैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के लिए चुन ली गई थी। मैं तुम्हें यह खबर देना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखे से धक्का दे दिया। मुझे मामूली चोटें आई थीं। मैंने डॉक्टर से कहकर खुद को मृत घोषित करवाया।
और एक दोस्त के घर छिप गई। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। आज, जब तुम मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़काकर उससे शादी करने जा रहे थे, मैंने तुम्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया। तुम मुझे तलाक दे सकते थे, लेकिन तुमने मेरी हत्या की कोशिश की। अब तुम दोनों जेल में अपनी नई जिंदगी शुरू करो। अर्पिता ने अपनी टीम के साथ मुकदमा शुरू किया। मैं और अनन्या अलग-अलग जेलों में बंद थे। अब शादी का क्या मतलब था? मैंने इनकार कर दिया और समझ लिया कि मेरी जिंदगी अकेले गुजरने वाली है। जेल की सलाखों के पीछे मुझे अपनी सारी उम्र काटनी होगी। मैंने अपने अपराध कबूल किए और अपनी बर्बादी का तमाशा देखा। लोगों ने मुझ पर उंगलियां उठाईं, लेकिन मेरी शर्मिंदगी मेरे गुनाह से बड़ी नहीं थी। अब मैं जेल में अपनी जिंदगी के दिन काट रहा हूं। मुझे इस बात का अफसोस है कि जब मैंने अनन्या को पसंद करके अर्पिता की तौहीन शुरू की, तो उस तौहीन ने मुझे हत्या के रास्ते पर धकेल दिया। मैं खाली हाथों अपने गुनाहों का बोझ लिए रहम की भीख मांग रहा हूं, लेकिन न मुझे भगवान से रहम मिल रही है, न इंसानों से। मैं अपराधी हूं और जो मैंने किया, उसकी सजा भुगत रहा हूं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।